सो नाउ वी आर बैक विद द फोर्थ पार्ट। आई होप आपने पहले 3 पार्ट देखे होंगे और अब हम मेन चैप्टर की स्टोरी लाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि हम जानना चाहते हैं कि पूरे यूरोप के अंदर जो क्रांति फैली नेशनलिज्म को लेकर, भारत माता की जय को लेकर, या इटालियन माता की जय को लेकर, या जर्मन माता की जय को लेकर, ये फैला कैसे, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि उस टाइम पीरियड पे सिर्फ राजा होते थे या पॉप होते थे या डिक्टेटर होते थे, लेकिन आज जो हमें 195 कंट्रियां, हर एक कंट्री आज़ाद देखने को मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, तो उसके बैकग्राउंड की स्टोरी इस चैप्टर के अंदर बताई जा रही है। तो चैप्टर का नाम द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन द यूरोप है। पढ़ते 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 हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं और अब हम लोग क्या कहते हैं, आगे कहानी बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप सभी लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो प्लीज़ ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ऐप पे मिल जाती है। उस ऐप को आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वगैरह वगैरह। नोट्स वोट्स मतलब सारी चीज़ें हम वहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो मतलब अभी आप लोगों ने ये देखने की कोशिश अब करनी है कि 1815 के अंदर जैसे ट्रीटी ऑफ वियना होती है और पूरे यूरोप का नक्शा बदल जाता है। इतना हमें पता था कि फ्रांस में नेशनलिज्म आया था, लेकिन अब हमें ये जानना है कि फ्रांस में अगर नेशनलिज्म आया है तो वहां पे अब नेशनलिज्म के बाद कहानी क्या बनती है। भाई देखिए, क्रांति के लिए लंबा प्रोसेस लगता है। ये मैगी नहीं है कि 10 मिनट के अंदर बन जाएगी। क्रांति हो रही है भाई, क्रांति में कई साल लग जाते हैं। सोचिए, जब 1789 के अंदर फ्रांस में क्रांति हुई थी, राजा का शासन खत्म करने के लिए, संविधान लाने के लिए, और दोबारा से 1815 के अंदर ये चीज़ दोबारा कर दी गई। दोबारा से सारा सिस्टम वही स्टैब्लिश कर दिया गया। तो आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं बड़ी दुखदाय है, और कंट्री किस तरीके से डेवलप होगी उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें ना बताते हुए आपको बताऊँगा अब हर एक कंट्री में किस तरीके से यूनिफिकेशन हुआ, किस तरीके से नेशनलिज्म आया। तो सबसे पहली बात करेंगे इटली के बारे में। तो बहुत सारे रेवोल्यूशनरी लोग थे जो चाह रहे थे कि भैया हमारे देश में नेशनलिज्म आए। अब मैं बात कर रहा हूँ इटली के बारे में, जो फ्रांस का ही पड़ोसी मुल्क है। लेकिन इटली को अगर आप देखो तो इटली के अंदर भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। वहाँ पे नेशनलिज्म कैसे आया अब अगेन समझेंगे। तो यहाँ पे 1815 के अंदर जब ये क्या कहते हैं नेशनलिज्म पूरी तरीके से बनने वाला था या बन रहा था, लेकिन ट्रीटी ऑफ वियना हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो गई ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से। और जब ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी तो बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरी लोग थे जो चाह रहे थे कि पूरा का पूरा फ्रांस जो है, या पूरा का पूरा जर्मन जो है, या पूरी की पूरी इटली जो है, वहाँ पे अभी हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी कंट्रियाँ नेपोलियन को हराने के लिए तैयार हो गई थी तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न था। तो ऐसे में एक व्यक्ति है गुइसेपी मज़्ज़नी, ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी है, 1807 में बॉर्न होते हैं। सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनी के मेंबर थे, ज़्यादा नहीं 24 साल के व्यक्ति थे, और इन्होंने उस टाइम पीरियड पे इनको जेल में भेज दिया गया, क्योंकि भैया सीक्रेट सोसाइटी बना के लोगों को समझा रहे थे कि इटली को आज़ाद कराना है, या इटली के अंदर एक ही भाषा होनी चाहिए, या इटली के अंदर सेम टाइप के ही लोग रहने चाहिए। अब क्योंकि वहाँ पे 1815 में जब नेपोलियन को हरा दिया गया था तो भैया दूसरे लोग भी यही, मतलब जो कंट्रियाँ अपने देश में मोनार्की सिस्टम चाहती है वो तो ऐसे लोगों को रोकेगी ना, क्योंकि ये लोग तो खुद ही क्या कहते हैं नेशनलिज्म को फैला रहे हैं, और वो नेशनलिज्म फैलाने देना नहीं चाहते थे। दैट इज़ वाई उस टाइम पीरियड पे आप कहोगे कि यहाँ पर आप कहोगे कि 1831 के अंदर इनको जेल में भेज दिया गया। जैसे ही जेल से बाहर आए उस टाइम पे फिर इन्होंने पूरी इटली को आज़ाद कराने के लिए, इटली के अंदर नेशनलिज्म फैलाने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम यंग यूरोप है और यंग इटली है। 2 सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाई थी, पेपर के अंदर ही जरूर आएगा। 1831 के बाद जैसे ही ये जेल से बाहर आते हैं इन्होंने इस चीज़ पे काम करा, और जैसे ही इस चीज़ पे काम करा तो आप नोटिस ये करेंगे कि अब यहाँ से इटली के यूनिफिकेशन की बात आती है। अब इटली आप देख सकते हो उस समय 1815 में इस कंडीशन में था, और इटली का यूनिफिकेशन के अंदर कुछ सिलेक्टेड लोगों का योगदान है जिसके लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे नाम लिख दिए। पहला गुइसेपी मज़्ज़नी, गुइसेपी गैरिबाल्डी, काउंट द कावर और विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये है क्या, पहले समझते हैं। अगर आप देखो तो इटली उस टाइम पीरियड पे 7 स्टेट्स के अंदर डिवाइड था। 7 स्टेट जैसे पिडमोंट और सर्डिनिया, पिडमोंट ये रहा, ठीक है, लेम्बोर्डी और वेनेजुला जो भी नाम है, ठीक है, कुछ ये पार्मा है, मेडेना है, एंड देन पेपल स्टेट है, किंग्स ऑफ 2 सिसिलिया है, एंड देन ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 लगभग स्टेट्स में डिवाइड हो रखा है। अब कैसे डिवाइड है पहले ये समझ लेते हैं। देखो पूरा इटली जो था ना, पूरा इटली वो सिर्फ इटालियन राजा या इटालियन लोग सिर्फ 2 ही जगह पे रहते थे, सर्डिनिया और पिडमाउंट। ये सर्डिनिया और पिडमाउंट है,
यहाँ पे रहते थे और यहीं पे राजा जो था वो अपना शासन चलाता था। तो राजा का नाम आप देख सकते हो, विक्टर इमैनुअल सेकंड था राजा, और इसने शासन को चलाया और काफ़ी लंबे समय तक शासन चला रहा था। और आप दूसरा पार्ट अगर देखो, ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया हैब्सबर्ग एम्पायर को दे रखा था, जैसे कि हमने 1815 के अंदर पढ़ा था कि कद्दू फटेगा समय बटेगा। तो ये वाला इटली का ये वाला पार्ट जो है हैब्सबर्ग एम्पायर ने ले रखा था। और सोचिए राजा बेचारा यहाँ पे रह रहा है और यहाँ पे रह रहा है बस। और जबकि अब अगर यहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर है तो ऑफ कोर्स दूसरी भाषा बोली जाती होगी, इटली भाषा तो नहीं बोली जाती होगी, है ना। और फिर उसके बाद है आपका पेपल स्टेट। आपको कोई पेपल स्टेट दिखाई दे रहा होगा रेड कलर में, ये पेपल स्टेट है। और पेपल स्टेट के अंदर उस समय पॉप्स राज करते थे। तो 1, 2, 3 एंड 4 ये वाला पार्ट पेपल स्टेट है। और यहाँ पे उस टाइम पीरियड पे बाद में जाके युद्ध हुआ और बाद में जाके ये वाला पार्ट इटली का पूरा बन गया। तो ये था पेपल स्टेट। पॉप आपको पता ही होगा, क्लर्जी नोबैलिटी और पॉप होते हैं ना, बिशप्स होते हैं, तो पोस्ट होती है। दूसरा फिर ये साउथ वाला पार्ट अगर आप देखें, ये वाला पार्ट, तो सदर्न रीजन वाज अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बर्बन किंग ऑफ स्पेन। स्पेन के जो बर्बन किंग्स थे उनके अंडर में ये वाला पार्ट था। तो इस हिसाब से इटली सिर्फ ये इटालियन लोग सिर्फ यही थे और ज्यादातर हिस्सों के अंदर दूसरे लोग ही राज कर रहे थे। तो इटली किस तरीके से एक होगा भैया? गुइसेपी मज़्ज़ानी ने बोला सीक्रेट सोसाइटी बनाओ, जनता को जगाओ, जनता को बताओ कि भैया इटली माता तुम्हें पुकार रही है, इटली को आज़ाद कराने की ज़रूरत है, इटली को जोड़ने की ज़रूरत है, इटली को एक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहला व्यक्ति काउंट द कावर चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पीरियड पे। वो एक मूवमेंट चलाते हैं। वो ना तो रेवोल्यूशनरी थे ना ही डेमोक्रेट्स थे, पर इटली के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उन्होंने क्या करा दोस्तों? उन्होंने सबसे पहले क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए फ्रांस के साथ, क्योंकि फ्रांस का तो ये हिस्सा था, अगर आपको पता होगा, ये वाला हिस्सा है ना। और मतलब सॉरी, स्पेन ने ये वाला कैप्चर करा था, फ्रांस ने नहीं कैप्चर करा था। और उन्होंने फ्रांस से रिलेशन बनाए। और काउंट द कावर ने क्या करा, सर्डिनिया पिडमाउंट तो ऑफकोर्स क्या कहते हैं उनके पास था ही, क्योंकि ये वाला पार्ट तो वैसे भी राजा के पास था। और उस समय पे काउंट द कावर ने फ्रांस की आर्मी का इस्तेमाल करके ये वाला पार्ट जो था ना, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को जीत लिया। कब जीता दोस्तों? 1859 में। 1859 में ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट था, ये वाला पार्ट काउंट द कावर ने जीत लिया। दूसरी, इस बैटल का नाम आप देख सकते हो, बैटल ऑफ सोर फेरिनो। भाई ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं, मैंने विकिपीडिया से ढूंढा है कि ये बैटल हुई थी। आप कह सकते हो कि उस समय पे ये वाला पार्ट इटली के अंदर था। ऑस्ट्रेलिया की बैटल होती है, फ्रांस और सर्डिनिया एक साथ होते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया अलग होता है। तो ये वाला पार्ट काउंट द कावर जीत जाते हैं। एंड देन उसके बाद आपके आते हैं गुइसेपी गैरिबाल्डी। ये थे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन पूरे इटली के लिए। जैसे हमारे इंडिया में गांधी जी है ना, ऐसी गुइसेपी गैरिबाल्डी इटली की आज़ादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। उन्होंने रेगुलर ट्रूप्स, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ गुइसेपी गैरिबाल्डी जॉइन द फ्रे। अब उन्होंने क्या करा? उन्होंने उस टाइम पीरियड पे 1860 में, 1860 के टाइम पीरियड में, ये वाला पार्ट जो था ना, ये वाला पार्ट जहाँ पे स्पेनिश रूलर राज करते थे, उन्होंने क्या करा, इनकी एक आवाज पे जनता जो थी भागी भागी दौड़ी चली जाती थी और इनकी बात मानती थी। सोचिए, इनकी बात मानती थी जनता, और ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, इनके कहने पे ही वो युद्ध में आ जाते थे। तो लोकल फार्मर्स को इन्होंने आर्मी बनाया, बहुत बड़ी बात होती है। लोकल फार्मर को आर्मी बनाया और यहाँ के जो स्पेनिश रूलर थे इनको हरा दिया। एंड देन कब की बात हो रही है? 1860 की बात हो रही है। देन इमैनुअल सेकंड जो है 1961 में राजा बनाए जाते हैं। तो ये जरूर याद रखना कि 1807 में गुइसेपी गैरिबाल्डी डक्शन की तरफ क्या कहते हैं, एपिसोड ऑफ द थाउजेंड्स बोलते हैं, 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व करा। इस अभियान में नए स्वयंसेवा जुड़ते चले गए और उनकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई। ये रेड शॉर्ट्स के नाम से भी पुकारे जाते हैं। रेड शॉर्ट्स क्यों बोलते हैं दोस्तों इन्हें? सबसे बड़ा रीजन ये था, अगर आप ये रेड वाला पार्ट देखो, ये वाला रेड पार्ट, ये वाला है ना, ये वाला पार्ट भी क्या कहते हैं उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया था। तो ये आपने थोड़ा समझना है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बेसिक चीजें। एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट जरूर पढ़ लेना कि गुइसेपी गैरिबाल्डी उनको जूता पहना रहे, है ना, थोड़ा सा पढ़ लेना, है ना, थोड़ा आप भी पढ़िए, थोड़ा हम भी पढ़े, थोड़ा आपको पढ़ना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपने ऐप जरूर डाउनलोड करा होगा अभी और आप सारी इन्फॉर्मेशन कैच कर रहे होंगे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता।